नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक लाइव प्रोग्राम में। आज की ये लाइव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं आस-पास, उन सब के बारे में ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाएँगे, इसके कुछ समाधान, वो भी बहुत बड़े-बड़े समाधान, जिनकी शायद आपको तलाश है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और आज इस खास प्रोग्राम में आज जो शख्सियत हैं, उनका शायद आपने नाम या चेहरा पहले से देख लिया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। तो वैसे तो फिर दर्शकों ने काफ़ी आपकी एक्टिविटीज़ देखी हैं क्योंकि आप एक उम्मीद बन कर के जो आए हैं, जिस तरह से हम सबके लिए लड़ रहे हैं, जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती का टीकाकरण हो या ज़बरदस्ती का मास्क वगैरह, उनके लिए आप जो लीगल तरीके से लड़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग आपसे परिचित हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी जो दर्शक नए हैं बिल्कुल, तो उनको एक छोटा-सा परिचय अगर आपके मुँह से हो जाए आपके बारे में, तो फिर उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे सर। देखिए, अभी परिचय मेरा बहुत सिंपल है कि हमारा इंडियन बार एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हाई कोर्ट और जी, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, जी। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ, ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये एक सिंपल परिचय है। बाकी तो फिर जो मेरे अब इंटरव्यू है उसमें मेरे काम, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, काम बोलते हैं। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर काम से याद आया तो अभी हम शुरुआत करेंगे उससे अभी जो हाल ही में चल रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन, जिसकी हाँ, शायद सुनवाई भी एक बार हो चुकी है। तो उसी की हाँ। अपडेट्स आप शुरू कर सकते हैं कि आखिरकार अभी तक कोर्ट ने क्या कहा है या आपने अभी तक जो अपील किया है या जो अपना पक्ष रखा है, तो क्या स्टेटस है उस पिटीशन की और क्या अपडेट है उसके बारे में जो अभी चल रही है सर? हाँ, अभी देखिए हमारा जो पिटीशन है वो पिटीशन इसके लिए था कि रेलवे में जो पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, उनको एंट्री नहीं दे रहे थे। तो जी, अ, हाँ, उनको उनका जो ये था सर्कुलर था स्टेट गवर्नमेंट का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसको चैलेंज करने के लिए हमने रीट लगाया। रीट लगाने के बाद में जी, हम, अब नॉर्मली क्या होता है, लोग रीट लगाते हैं, वो सर्कुलर कैंसिल करवा लेते हैं, अपना काम हो जाता है। हमने उसमें उसके एडिशन में प्रोसिक्यूशन मांगा है स्टेट अथॉरिटी का। मतलब जब ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन है कि उस ऐसे कंडीशन में ये स्टेट का कोई भी अधिकारी उसके अगेंस्ट का जी, लॉ नहीं बना सकता, उसके अगेंस्ट का रूल नहीं बना सकता। तो जी, इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वायलेशन किया, इसलिए इनका प्रोसिक्यूशन मांगा हमने, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और आईपीसी में भी। तो जी, वो था हमारा, हाँ, वो हमारा था क्रिमिनल रीट। नॉर्मली मैक्सिमम देश में जितने फाइल हुए सब सिविल रीट है, हमने क्रिमिनल रीट फाइल किया, उसमें एडिशनल में प्रेयर था। तो कोर्ट ने जब फर्स्ट डेट पे हियरिंग आया, तो जो हमारे यहाँ पर डिवीजन बेंच था जो क्रिमिनल रीट का हियरिंग कर रहा था, हमारे माननीय शिंदे साहब है, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं आपका बिल्कुल ये बात समझ सकता हूँ, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इशू सीरियस है, क्योंकि मुंबई में जब लोकल ट्रेनें जब फुल फ्लेज में चलती तो 60 से 70 लाख लोग रोज का उसमें ट्रांस ये करते हैं, आना जाना करते हैं। तो वो कई लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और ये लार्जर जनहित का जुड़ा मामला है। आपके जो डायरेक्शंस आपने मांगे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि बेटर है कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका में कन्वर्ट किया जाए, या इसको जनहित याचिका सुनने वाली बेंच के पास रखा जाए। तो उन्होंने रजिस्टर को डायरेक्शन दिया कि इसको आप वेरीफाई करो। तो हाईकोर्ट के रजिस्टर ने हमको इन्फॉर्म किया कि हम इसको पीआईएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा पीआईएल में कन्वर्ट हुआ है, और अभी कल हमको अभी मंडे के दिन उसका डेट मिलेगा कि अभी किस बेंच के पास जाएगा और कैसा होगा। तो ये उसका एक क्रक्स है वो केस का। चलिए बहुत अच्छी बात है और आगे इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। अभी सर सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक और जानना चाहूंगा कि जो सरकार हो या बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी तक अब तो खैर टीका को भी कंपलसरी करने का प्रयास कर रही है जबरदस्ती, तो क्या सरकार के पास चाहे तो मास्क हो, चाहे वो टीका हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सब चीजों को फोर्सफुली क्या अनिवार्य करने का ऐसा कोई संविधान के राइट्स भी है या फिर ये कुछ असंवैधानिक प्रतिक्रिया चल रही है सरकार या बहुत सारी कंपनियों के द्वारा? हाँ, सही सवाल पूछा आपने। जी, देखिए, पहली चीज, सरकार लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब जनहित में, अगर लोगों सरकार को लग रहा है कि सपोज फॉर एग्जांपल, आपको मैं उतना डिटेल में जाते हुए शॉर्ट में समझाता हूँ कि पाकिस्तान और भारत का हमारा युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में कहीं ऐसी कंडीशन लगी सरकार को कि ये गांव का, यहाँ का ये एरिया खाली करवाना है।
ऐसे कंडीशन में सरकार करवा सकती है, उसके पास रीजन है, एक मतलब सॉलिड रीजन है कि इस कारण के वजह से लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो ये काम कर रही है। लेकिन जब कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई ये नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जब जो भी निर्णय लाए जाते हैं, आप लाइफ टाइम में ख्याल में रखना, कभी भी ऐसा कोई निर्णय लाया जो कॉमन सेंस को नहीं बैठता है तो समझ लेना वो इलीगल है। बस लॉ एकदम सिंपल है, लॉ इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मतलब कल्चर अच्छा के लेकिन जी, बोलिए बोलिए। तो आप जैसे हालांकि जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए सच में भी इलॉजिकल ही है, क्योंकि जिस वायरस हाँ को इन्होंने महामारी घोषित कर दिया ये भी किसी भी फैक्ट पर ये सच नहीं है, और इसको बहुत सारे डॉक्टरों ने एविडेंस के साथ प्रूफ भी किया है, उसमें से डॉक्टर BRC सर भी एक हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोसाइटी में हो तो सर ऐसा रहा है ना कि देखिए सरकार कर रही है लीगल काम, लेकिन जो वैक्सीन या टीका के बारे में जो सच दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर ही FIR हो रही है। तो मैं तो थोड़ा इस पर जरूर आऊंगा मुद्दे पर, क्योंकि कई सारे लोगों के मेरे पास भी कमेंट आए थे, और उनको जब पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा था कि ये वाला प्रश्न जरूर पूछना, क्योंकि मैं हूं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो उन पर FIR कराई जा रही है कि आप इन मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो अब ऐसे में पहले तो वो क्या करें, और क्या उनके द्वारा जो FIR कराया जाना कि ये भी एक संवैधानिक कार्य है या फिर, जी इस बारे में जरूर बताएं कुछ। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने। ये जी मतलब ये मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सवाल कोई पूछे तो मैं अच्छे से बताऊं उसको। जी देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन किस चीज को कहते हैं पता है क्या? हमको खुद को सरकार की जगह पर रखकर देख लीजिए। मिस इन्फॉर्मेशन, जी अगर ऑनेस्ट, मैं अगर ऑनेस्ट जज हूं, मैं एक ऑनेस्ट अगर सरकार का आदमी हूं, मिस इन्फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? कि जब अगर किसी लोगों की जान बचाने के लिए मैं कोई काम कर रहा हूं और एक आधा आदमी कह रहा है भागो भागो भागो, यहाँ पर कोई बम रखा हुआ है, लोगों में भगदड़ मच गई है, ऐसे काम जो करता है उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, सरकारी काम में बाधा डालना कहते हैं। अगर जी कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट है, जो जी खुद खुद अपने पास प्रूफ्स है, ऐसे कंडीशन में इसको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। जी अब जिस जिस किसी अति विद्वान पुलिस ने या किसी अति विद्वान हमारे किसी अधिकारी ने अगर FIR रजिस्टर कर दी होगी इसमें, तो उसने भी उसका मतलब ये सोच लेने का कि उसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि ऐसे में पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR हुई है उसको IPC मतलब 211 के तहत वो प्रोसिक्यूशन कर सकता है कंसर्न पुलिस ऑफिसर का, उसी जज के पास प्रूफ देकर, जिसको मतलब क्या होता है देखिए, इन्होंने FIR कर दी, FIR करने के बाद और एक सबसे बड़ी बात है, FIR यानी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप गुनहगारी घोषित हो गए। FIR का मतलब है कि एक कोई चीज है जिसका उनको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, उसको मतलब FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करना, ये तो पहला पार्ट है। लेकिन उसमें भी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई डिस्क्लोज नहीं होता फिर भी रजिस्टर किया, तो उसने फिर दो ऑफेंस किया। एक तो IPC 166 जो मतलब लॉ के अगेंस्ट काम किया, सेकंड डिफामेशन किया IPC 501 कि उसको बदनाम करने का प्रयास किया, एक हो गया। उसमें उसको गलती से कभी अरेस्ट कर लिया, आधा घंटा भी रोक दिया, 2 मिनट भी रोक दिया, तेरे खिलाफ FIR चला तू बेल लेने के लिए, ये भी बोला ना, तो भी वो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को जो झूठे ऐसे गलत केस में ऐसा करने के लिए IPC 220 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीजें। तो अभी एक हो गया, उसके बाद में कर दिया FIR रजिस्टर, कोई हरकत नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि आपने मास्क नहीं लगाया, FIR रजिस्टर, बोले आपने बोला वैक्सीन के दुष्परिणाम है, आप पे FIR रजिस्टर, ऐसे हो गए, ठीक है दोनों केसेस। तो ऐसा मान के चलो FIR रजिस्टर हो गई, तो अगर किसी ने अरेस्ट भी कर लिया होगा तब भी वो पुलिस पे क्या कार्रवाई होगा बता दिया। सेकंड पार्ट, एक हमारा रिप्लाई बनाने का कि ये मास्क लगाना मैंडेटरी था ही नहीं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ये उसके प्रूफ है RTI और ये रिप्लाई एक। दूसरा, मास्क लगाने से कुछ किसी का फायदा होता है या नुकसान होता है इसके कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं मास्क लगाऊं
तो मेरी सांस रुक जाती है, मेरी जान धोखे में आ जाती है। तो आप मुझे मास्क लगाने पे मजबूर करके मेरी जान धोखे में डाल रहे हो, इसके लिए आपके खिलाफ में ये सेक्शन में एक्शन। तो ये एक एप्लीकेशन ये देने का एक। और सेकंड थिंग, वैक्सीन की बदनामी, वो तो इतना बढ़िया मर्डर का केस बनता है कंसर्न लोगों पे, जो जो आपने आप एक बात गौर करी होगी, पहले क्या होता था यूट्यूब पे, वैक्सीन वर्ड यूज किया तो यूट्यूब डिलीट कर देता था। लेकिन हमने एक इंटरव्यू में बताया कि आप डिलीट करके दिखाओ, आपको दिखाते हैं हम क्या रहता है लॉ। एक मैं नोटिस का ड्राफ्ट देता हूँ, अगर कभी कभी भूतकाल में किसी आपके या किसी की भी अगर यूट्यूब डिलीट होंगे वीडियो, तो 200-400-500 करोड़ का नोटिस ठोक देने का उनको। फॉर्मेट रेडी है, सिर्फ नाम चेंज करने के, आपका नाम डालना है, भेज देने का नोटिस। उसका भी मैं आपको टेक्निक, हाँ उसका टेक्निक बताता हूँ। देखिए लॉ बताता हूँ, टेक्निक छोड़ो, लॉ है उसका। अभी देखिए आप यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, आपके वीडियो मैं भी देखता हूँ, और आपको कई लोग मतलब हमारे ग्रुप के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि एक डायनामिक पर्सनालिटी है, बेचारा दिल से काम कर रहा है। आप एक सच्चे मतलब आपका संवैधानिक कर्तव्य पार कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपकी ये चाहे, देखो हमारी भारत की प्रतिज्ञा क्या है, हमारे भारत देश की, जो स्कूल में सब जगह लेते हैं, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, इस देश की रक्षा के लिए मैं काम करूँ, जो भी हमारी प्रतिज्ञा है। अभी आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो ये है कलम 51A, ये क्या कहता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है कि आपको कोई बिना किसी कानून प्रक्रिया के हाथ नहीं लगा सकता है, आपका फंडामेंटल राइट हो गया। वैसा ही आर्टिकल 51A में आपकी ड्यूटीज है, ये राष्ट्र के प्रति मेरी ड्यूटी है। तो वो जो ड्यूटीज है ना, वो ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी है कि मेरे राष्ट्र का, मेरे भाई का किसी का नुकसान हो रहा है तो आकर रोकना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो आप जो ये यहाँ का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है, आप उस संविधान का कर्तव्य पूरा कर रहे हो कि आपने ये स्टडी करने के बाद आपको पता लगा कि आपके लोग मतलब ये वैक्सीन के दुष्परिणाम से लोग मर सकते हैं, ये मास्क के मैंडेट से ये देश का ये नुकसान हो सकता है। तो ऐसे देशभक्ति के काम में अगर ये यूट्यूब खुद को जज समझ के आके बोलता है ये डिलीट करो, तो यूट्यूब खुद देशद्रोही हो गया, ये हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। सही बात। तो ये एक उसका गुनाह हो गया। दूसरा, आप अच्छा काम करते हुए आपका अगर वीडियो डिलीट कर दिया, इसका मतलब आपका डिफामेशन हो गया, आपका बदनामी हो गया। तो डिफामेशन का लॉ तो इतना स्ट्रिक्ट है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें मैं 500 करोड़ कैसे मांग सकते बता रहा हूँ आपको। टाइम्स नाउ के अर्नब गोस्वामी जी थे, इन्होंने क्या किया, एक जस्टिस सावंत थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, सिटिंग भी रहे थे, एक रिटायर्ड जज थे। तो एक दूसरे जज का एक ये हुआ चोरी का, उनके ऊपर भी एप्रोप्रिएशन का चार्ज लगा। तो उन्होंने न्यूज में उस जज के जगह इस जज का फोटो दिखा दिया थोड़ी देर के लिए, बाद में ख्याल में आया तो उन्होंने हटा भी दिया। लेकिन उन्होंने जाके जिनका फोटो दिखाया था, उन्होंने हमारे यहाँ बाजू में पूना में, बंबई से पास में ही, तो पूना में डिफामेशन का केस फाइल किया, 100 करोड़ के सूट का, 100 करोड़ का सूट फाइल किया, और कोर्ट ने अलाउड किया 100 करोड़। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हमने तो हटा भी दिया था, बाद में माफी मांगते, बोले नहीं, आधा घंटा क्यों दिखाए। तो अभी देखिए, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज की महीने का सैलरी कितना रहता है, 1 लाख रुपया रहता है जी। तो वो अगर 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, उसका आधा घंटा गलती से फोटो दिखा दिया, तो उसको 100 करोड़ रुपए मिल सकता है। तो आप देखिए, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। तो उनको जितना मिला उसकी इक्वल में आपको मिलना चाहिए। अगर मंथली इनकम 50,000 है, तो ठीक है, 100 करोड़ के कंपेयर में 50 करोड़ दे दो हमको। लेकिन उनका तो सिर्फ आधा घंटा किया था ना, आपका तो एक बार डिलीट किया तो आज तक दिख रहा है ना वो कि आपका यूट्यूब का वीडियो डिलीट किया, आपकी डिलीट किया, वो तो कंटिन्यूअस है। तो फिर वो उसका कैलकुलेशन किया तो 1000 करोड़ भी मिल सकता है फिर आपको। तो वैसा नोटिस देने का
और वो नोटिस देने के बाद में उसमें और एक प्लस पॉइंट है कि उसमें आपको कोर्ट फी भरना नहीं पड़ती है। अगर आप आईपीसी 500 का नोटिस दोगे ना, तो उसमें कुछ नहीं है, 100-200 हजार रुपए के अंदर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल हो जाता है। आप कंप्लेनेंट, यूट्यूब के मालिक, गूगल के मालिक सब आरोपी, उनको 2 साल की जेल का भी प्रावधान है और बोनस में 357(3) में आपका कॉम्पेंसेशन का प्रावधान जी। तो ये ना अभी वो तो विषय भूल जाने का कि मतलब आप कुछ अच्छा चीज दिखाने जाओगे ना, वो आपको बोलेंगे कि हम आपका डिलीट करते, खुद जज बन गए वो, मतलब वो जज हो गए, जज से भी बड़े हो गए। यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट भी रहे तो आपकी बात सुन के लेता, आपका क्या कहना बाद में डिसीजन देता है। ये तो वन साइडेड डिसीजन, एक्स पार्टी की बस आप गलत हो, वैक्सीन माफिया सही है, बस ये उनका वन नैरेटिव चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा गुना है, ये एक चीज हो गया जी। अब दूसरा एक सीरियस चीज है, ये बहुत कम लोगों ने ख्याल दिया उस पर। अभी देखिए, आप लोग एक चीज बता रहे हो कि ये लोगों को साइड इफेक्ट हो रही, जो भी ये हो रहा है। एक दूसरी चीज, कई लोगों को ये है कि मतलब वैक्सीन का तो एक खासियत ऐसी है कि उसका लेने के बाद में भी गारंटी नहीं कि कोरोना नहीं होगा करके कई लोगों को हुआ है। उसके बाद में भी गारंटी नहीं कि आप मरोगे नहीं, कोरोना से ही मरे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे के अग्रवाल, दोनों वैक्सीन लेने के बाद कोरोना से मरे। और ऐसी तो लिस्ट है पूरी, वो तो आपको पूरा मटेरियल है हमारे पिटीशन में। अब ऐसी जो दवाई है और उसके साथ में साइड इफेक्ट बोनस में है। साइड इफेक्ट तो ऐसा है कि किसी को लकवा मार जा रहा है, किसका मुंह टेढ़ा हो जा रहा है। हमारे कलीग वकील है, दोनों कान से बहरे हो गए, किसी की आंखें चली गई। हमारे खास दोस्त थे, वो डेथ हो गया उनका, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये जो है इसके, अब ये ऐसे जो मेडिसिन है जो अभी प्रूव भी नहीं हुए, एक्सपेरिमेंटल यूज ऑथराइजेशन है इसका, अभी तो फुल्ली जो पूरा क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज सब के बाद में जो अप्रूवल दिए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स का पूरा रिसर्च होता है, वो तो हुआ भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो अदर रेमेडीज है कि जिसके वजह से कई लोगों को फायदा हुआ है, उसमें सबसे बेस्ट है नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी है कि, और ये जो मेरे जितने वर्ड्स है ना, ये सब उनके ही रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं तो मेरे कोई वर्ड से नहीं है, उनके खुद के रिसर्च है। 7-7 लाख लोगों पर उन्होंने नेशनल इम्यूनिटी का रिसर्च किया। उन्होंने 3 कैटेगरी बनाया, एक जो लोगों को कोरोना होकर गया है, एक जिनको 2 डोज दिया और एक जिनको 1 डोज दिया। उसकी स्टडी के बाद में उन्होंने बताया कि जिसको कोरोना होकर गया है वो पर्सन इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन है, उसको सेकंड टाइम कोरोना होने का चांस नहीं है। और उसकी जो इम्यूनिटी है ये वैक्सीन से 13 गुना ज्यादा है। मतलब एक आदमी को 13 वैक्सीन दोगे तो उसमें जो इम्यूनिटी तैयार होगी, तो उससे 13 मतलब उससे ज्यादा इम्यूनिटी इसमें आती है नेचुरल से। तो आप देखिए कि जी आपके पास में एक बेस्ट विदाउट साइड इफेक्ट का फ्री का सॉल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, ये सब लोग बोल रहे हैं, इवन अभी जिस लोगों ने एफआईआर किया कि आप वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे हो, ये लोग, इन्होंने मतलब ये रहने के बाद ये बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलने का। अभी आइवरमेक्टिन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल में है, विटामिन डी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, आयुर्वेद का आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है। तो हमारी जो इतनी जो मेडिसिन है जो खुद बताती है कि ये आप यूज कर सकते हो मेडिसिन, और इवन उसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, माय बॉडी माय चॉइस। क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद में भी तो आदमी इन्फेक्शन फैलाता ही है ना। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जजमेंट में क्लियर लिखा है वैक्सीन लेके कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई फायदा नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा वर्ड लिखा कि वैक्सीन लेने वाले में और नहीं लेने वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों को भी कोरोना हो सकता है और दोनों भी कोरोना फैला सकते हैं। सबसे टॉप की कैटेगरी ओनली है कि जिसको कोरोना एक बार होकर चला गया, उसमें जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप है वो सेफेस्ट पर्सन है। अब आप ये चीज लोगों को पहुंचाना चाह रहे हो, लेकिन एखादा मतलब वही व्यक्ति कर सकता है, या तो जिसको लॉ नहीं मालूम, या तो उसका उद्देश्य कि उसको वैक्सीन कंपनी को फायदा पहुंचाना है, जैसे यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जो भी लोग हैं।
और अपने भी कुछ कुछ डॉक्टर्स अपने भी है जो उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं, तो ये लोग अपना एक ही नैरेटिव चलाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है पता है क्या, कि जो पेशेंट है, कॉमन मैन है, सपोज आपको थोड़ा पता है, मतलब आप तो मेरे से पहले, आपको ज्यादा पता है, मुझे अभी आया, मुझे अभी पता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ये पता ही नहीं है, तो वो तो इनके चीटिंग में आ गया कि नहीं सिर्फ वैक्सीन ही सोल्यूशन है करके, और उसने जाके वैक्सीन ले लिया। अब वैक्सीन ले लिया और उसकी डेथ हो गई। तो क्या किया है यूट्यूब और ये सब लोगों ने मिलकर, अधिकारियों ने उस व्यक्ति के अल्टरनेट अच्छे ऑप्शन रोक दिए और उसको वहां जाने पे मजबूर किया जहां उसके जान को धोखा है। तो उसकी जान को धोखे में डालना, और वो मर गया तो उसके मौत के लिए जिम्मेदार ये सब यूट्यूब वाले, ये अधिकारी, ये सभी लोग जिम्मेदार है। ऐसे डॉक्टर्स पे भी मर्डर के प्रोसिक्यूशन हुए हैं, वो सारे केस लॉ हमारे इसमें है अभी, जो हमारा और एक नया पिटिशन जा रहा है। तो हाँ, तो अभी हुआ क्या है पता है क्या, आप लोग काम कर रहे हो देशभक्ति का, और वो लोग है देशद्रोही चोर लोग, वो है। अब लेकिन वो आके आपको बोले हाँ तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, और कॉमन मैन बेचारा, उसका क्या है, उसको लॉ का ज्यादा नॉलेज नहीं, वो डर डर के संभल के, और कुछ लोग है बोलते ठीक है केस हो गया तो भी चलेगा, देश के लिए हम, देश के हित के लिए हम कर लेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बहादुर लोग हैं, तो वो बेचारे लड़ रहे हैं। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक वो मैसेज चला जाएगा कि मतलब क्या होता है कि मतलब वो इनका मैथिली शरण गुप्त का एक ये है ना, समय एक सा रहता किसका सदा, निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो है उत्सव मग्न आज कल शोक से रोता वही, अनाथ कहलाता जो आज नरनाथ कल होता वही। तो फिर ये जो है ना, आज तक इन्होंने बहुत मजा कर लिया, हंसी उड़ा लिए, उनका काउंटडाउन अभी स्टार्ट हो गया है। अभी आप जैसे जितने आप हो, डॉक्टर BRC है, अवेकन इंडिया मूवमेंट है, मानस समर जी है, बीरेंद्र सिंह जी है, तान्या मैम, ऐसे जितने आपके जैसे योद्धा लोग हैं, अब ये सब लोगों को एक जगह, मतलब उसमें जो एक मोतियों की माला होती है, उसमें धागा होता है ना, तो धागे का काम मैं करूंगा, सब मोतियों को एक जगह लाकर, और अभी उन पर हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे अभी। तो हमारी इसी में बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी चर्चा जारी रखेंगे। तो इसी में एक प्रश्न मेरे माइंड में आता है, क्योंकि जो आपने जानकारियां दी हैं, सच में ये आम आदमी को चूंकि पता नहीं है, इसीलिए उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। उसी में गलत फायदा उठाते हुए ये लोग जो करते हैं, जैसे अभी हम लोगों को जब से पता चल गया है कि ये सरकार खुद ऐसे काम कर रही है जो असंवैधानिक है, तो हम संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं कि देखिए आपने ये जो रूल बना रखा है, ये संविधान तो कहता ही नहीं है, इसके अलाउड ही नहीं करता है। तो वो एक चीज और हवाला देते हैं कि ऐसा है, देश में लगा हुआ राष्ट्रीय अधिनियम एक्ट, तो उसके तहत भाई सरकार कुछ ऐसे काम भी कर सकती है जो संविधान अलाउड नहीं करता है। अब चूंकि भाई आम आदमी को या हम जैसे ही लोगों को भी इसके बारे में कुछ इतना डिटेल में तो पता नहीं है, तो आदमी के माइंड में आ जाता है कि हाँ हो सकता है कि ये नया अधिनियम लागू जब से हो गया है, तो ये अधिनियम के बारे में भी थोड़ा आप सरल भाषा में लोगों तक बात बताएं कि इसकी आड़ में ये सरकार सच में कुछ गलत कर रही है, या फिर सच में ये अलाउड करता है अधिनियम, जिसकी ये बार बार बात करते हैं, तो कुछ भी सरकार कर देती है, उनको पावर ऐसी मिल जाती है इस एक्ट से। नहीं, ऐसी कुछ भी पावर करने की राइट ना कभी मिली है ना कभी मिलेगी। मैंने आपको क्या बताया कि अभी वो सिचुएशन को देखते हुए अगर किसी को लगा कि इस एरिया में अभी हो सकता है एक ऐसा कोई, आज तो कंडीशन है ही नहीं, आज तो पूरा इनका पूरा चीटिंग चल रहा है जी। कभी आगे चल के एक ऐसी कोई, इन्होंने यही चोर लोगों ने फिर से एक नया कोई बीमारी पैदा करके लाए, जैसा आज बनाकर लाए थे गेन ऑफ फंक्शन से, और उसमें मतलब एक आदमी का टच होते ही दूसरे आदमी का बॉडी को ये होते हुए उनका कुछ कॉन्टेजियस होके वो मरना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ कंडीशन आता है। वैसे कंडीशन में ऑनेस्टली जरूर करना चाहिए सरकार ने कि हाँ ठीक है भाई आप दूर दूर रहो। लेकिन आज जो कर रहे हैं ना, आज का जो है इसका साइंटिफिक बेस नहीं है। खुद उनके, जब उनके खुद के है ना कि ये सर्कुलर है, ये ऐसा है। अब रहा विषय दूसरा कि वो ये महामारी अधिनियम का वो कहते कि सरकार ऐसे भी काम कर सकती है जो संविधान के इसमें नहीं आते गए, उसके लिए प्रोविजन है, और ये खुद मेघालय और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट से स्पेसिफिक लिखा है।
आपको अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन के कानून करना है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। आप एक सर्कुलर निकाल के उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकते। तो अभी ये एक ये हुआ। और दूसरा विषय क्या हुआ कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का इन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया है। सोशल डिस्टेंसिंग का इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन नहीं दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसा होता है। और खुद बताओ क्या अगर इन लोगों का खुद का विश्वास होता कि ये सोशल डिस्टेंसिंग से ये बच सकता है तो मैं तो बोलता हूँ ये देश का आज तक मुझे एक भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं देखा कि जिसके सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है, इंक्लूडिंग वो खुद लीडर। तो अभी ये इनको पता है इसमें कुछ होने वाला है नहीं तो वो खुद डर के रहते ना। शुरू में बहुत ट्राई किया एक्टिंग करने का, लेकिन वो सारे लीडर की सभाएं आप देख लोगे तो उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखेगा जी। अभी कैसा है मतलब अभी ये उसको डिबेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। रही लॉ की बात, अगर कोई ऐसा सर्कुलर निकाला उनको देखो किसी एक आधे अधिकारी ने अगर सुसाइड करने का सोचा है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते ना, निकाला कोई सर्कुलर एक आधा तो हमारे लिए बेस्ट झगड़ा नहीं करने का किसी से। कोई भी अधिकारी बोला ये कानून है ऐसा ऐसा चोट दिखा कागज कोर्ट में जाओ। अभी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है हर कॉमन मैन बेचारा कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन कोई एक भी जाए तो वो लॉ सबके लिए लागू हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज कॉमन मैन तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि एक पत्र लिखो 4 लाइन का कि यहां पर और सब लोग मिलके ईमेल से, और प्रेसिडेंट का पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह एक ईमेल डाल देने का, सब जगह चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सबको भाई ये गलत हो रहा है, मैंने ये वीडियो देखा है, मैंने यहाँ देखा है, आप हमारे हित में हो कि वैक्सीन कंपनी के हित में हो। कम से कम इतना चालू करोगे ना, जब क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे ना तो तब फिर कैसा होता है कि इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। मतलब क्या होता है कि किसी ने अन्याय किया, पाप किया, उसको हमने रोकने से मतलब हम जाने तो छोड़ो मेरे पे आया तो मैं देख लूंगा, या फिर ऐसा हाँ ये होता क्या पब्लिक तो क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और लोगों का डर बढ़ता जाता है। लेकिन एक गलत काम किया और लोगों ने विचार क्यों भाई ये तो यार मास्क लगाने से मतलब कोरोना नहीं होता, ऐसा कुछ आपका साइंटिफिक प्रूफ है क्या? तो डॉक्टर बोलेगा बैग पैक करो चलो वो लोग चल जाएंगे। एक दूसरा, अच्छा बताइए ये जब नेचुरल इम्यूनिटी से मैं ठीक हो सकता हूँ तो वैक्सीन में क्यों लूं? जब लोग पूछना शुरू करेंगे ना तो और करना कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए आपके घर के बाजू में सेंटर है सवाल पूछने के लिए, आपके एरिया का नगर सेवक, आपके एरिया का एमएलए, आपके एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके एरिया का तहसीलदार, उसके पास जाओ, वहां पर अर्जी दो, वहां पर आप एरिया के 10-10, 50, 100, 1000 लोग जाओ धरना लेके कि भाई ये जब ऐसा है तो क्यों वैक्सीन दी जा रही है बोलो। क्योंकि किसी भी चीज के खिलाफ में मतलब संवैधानिक तरीके से आवाज उठाना ये हमारा ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट है जी। हम जाके सवाल पूछ सकते, डेमोक्रेसी है भाई। ये जो है ना हमारे यहाँ पर नीचे का चपरासी से लेके देश का पंत प्रधान तक ये सब जनता के सेवक है। पंत प्रधान है तो प्रधान सेवक है, तो सभी लोग नीचे के मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक ये सभी पब्लिक सर्वेंट है, सारी जनता के सेवक है। क्यों? ये डेमोक्रेसी है हमारी। हमारे पर राजेशाही थोड़ी है, मुगलों का राज गया अभी। इवन अंग्रेजों के राज में भी कोर्ट चलते थे, लेकिन अभी तो अंग्रेजों का भी राज गया। तो अभी आप देखिए एक आप पेन भी खरीदते हो, पेट्रोल भी खरीदते हो, उसमें आप टैक्स दे रहे हो और आपके ही टैक्स पेयर के मनी से इन सब लोगों की सैलरी, गाड़ी घोड़ा, सुरक्षा खर्चा सब चलता है। तो उनसे अपेक्षित है कि वो एक न्यायपूर्ण और एक अच्छा डिसीजन ले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं इस मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा हूं, मैं इस जज की पोस्ट पे बैठा हूं,
तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं चेक करूं, अच्छा भाई क्या हुआ, ये वैक्सीन का विषय है क्या? हाँ, लेकिन लोग तो ऐसे भी नेचुरल इम्यूनिटी तो वैक्सीन से बेटर है। तो ऐसे में अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो मैं प्रीफरेंस किसको दूंगा? मैं प्रीफरेंस दूंगा कि चलो नेचुरल इम्यूनिटी वाले लोग कितने हैं। अब सबसे बड़ा जोक इतना इस केस का ऐसा है कि खुद एम्स ने जो सर्वे किया था, सीरो सर्वे, उसमें उनके 67 से लेकर 70% लोग ऐसे पाए गए जिसमें नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है। अभी आप देखो कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है देशवासी। तो अगर 70% लोगों में इम्यूनिटी आ गई है तो फिर ना किसी लॉकडाउन की जरूरत है और ना किसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है और ना किसी वैक्सीन की जरूरत है। जिसको लेना है वो जाकर ले। आप हुआ क्या, इन्होंने सारे टाइप के इनके सब ये कर लिए, इधर झूठा बता दिया, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थे सोशल मीडिया से गायब कर दी। इतना सब करके भी पब्लिक वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। करके फिर अभी उनको क्या करना पड़ रहा है कि चलो बोले अभी ट्रेन में कंपलसरी करो, जॉब को कंपलसरी करो। ये जो करना पड़ रहा है इसमें ही उनकी सबसे बड़ी हार है कि पब्लिक बोलते हैं हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये मतलब। एक तो अभी कल कार्टून आएगा आप देखोगे उसमें, तो उसमें एक ने बहुत सही विश्लेषण किया है। बोले देखिए, एक है डॉक्टर जो आपको आपके बीमारी का सही इलाज, डायग्नोसिस और उसका सोल्यूशन देता है और उसमें चांसेस रहते हैं कि हाँ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और एक है बोले अपना बंगाली बाबा, वो गले में माला पहन के झोला छाप बाबा, और वो आपको कुछ तो भी उसके चेले आके आपको बता रहे कि देखो आप आ जाइए, बाबा आपको ठीक कर देंगे, सारे दुखों का निवारण कर देंगे। आप बोले बाबा के पास जाने में प्रॉब्लम क्या है? कोई गारंटी नहीं आपकी बीमारी ठीक होगी और रिस्क भी है कि आपके उसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जान जा सकती है। डॉक्टर के पास जाने में कैसा है कि रिस्क बहुत कम है और तबीयत ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर वो जो बंगाली बाबा है ना, ये सब वैक्सीन वाले लोग है ये कि आपको साइड इफेक्ट भी है, उससे ठीक होने का चांस भी नहीं है, तो भी आपको फोर्स कर रहे हैं। और बाबा के खिलाफ बोलने का नहीं कुछ बाबा के खिलाफ बोलेंगे तो ये तुम्हारा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम पापी लोग हो। तो ये वैसे ही हो गया ना। ओरिजिनल डेमोक्रेसी ने और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स में स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन 18। वो ये कहता है कि किसी भी पब्लिक का डिस्कशन आप रोक नहीं सकते। आपने मेडिकल के लिए, इसके लिए डिस्कशन को, ओपिनियन को बढ़ावा देना चाहिए। अभी जब तक डिस्कशन होगा नहीं तब तक लोगों को सच्चाई मालूम कैसे चलेगी? और ये है क्या कि इन्होंने जो बोल दिया वही साइंस है क्या? साइंस तो यार रोज डेली इवॉल्विंग है। और कई चीजें ऐसी है, अगर आप गौर करोगे, अगर पहले प्रस्तावितों को हम कहते कि प्रस्तावितों ने जो कहा वही सही है, तो फिर इतने नए नए रिसर्च और नई नई दवाई आती थी क्या मार्केट में? और हाँ, और आपको और एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, सारे कॉमन पब्लिक भी एक आप आजमा लेना। आपके घर में, पास में, पड़ोस में किसी को भी पीलिया की जो बीमारी होती है, जिसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, तो उसमें आप डॉक्टर की कितनी भी दवाई ले लो, उनकी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बल्कि वो डिटीरियोट होगी और मतलब तबीयत डाउन होती है और आपको आईसीयू तक जाना पड़ता है। ऐसे मेरे क्लोज के लोगों के मतलब ये है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जी। लेकिन वही आदमी अगर गांव में किसी के पास जाता है, जड़ी बूटी दे देता है या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, 100% क्योर होता है वो 3 दिन में बिना किसी साइड इफेक्ट। तो अभी आप बोलोगे कि भाई हमने उस पर इतना खर्चा किया वो दवाई में और मार्केटिंग में, और डॉक्टर को हमने कमीशन दिया करके तुम हमारी दवाई लो, और जिसमें सोल्यूशन मिलता है, इलाज होता है, वो मत लो। तो ये ऐसे में एक समझ लेने का कि ये दुकानदारी चल रही है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं चल रहा है। अब ये हो गया देखिए प्रॉब्लम का विश्लेषण। अब प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम का अगर विश्लेषण अच्छा हो जाए तो आधा सॉल्यूशन मिल जाता है, उसमें आधा समाधान मिल जाता है। अब ये ऐसा अगर सिंपल है तो इसका समाधान क्या है? अगर ये अन्याय कर दिया लेकिन स्टेट में, तो इसका समाधान कोर्ट में है। कोर्ट को बार बार, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बार बार कहा गया है कि जब कभी स्टेट की अथॉरिटी आर्बिट्ररीली मतलब मनमाना काम करती है
कुछ भी ऐसे बेतुके कुछ भी ऑर्डर सर्कुलर लाती है तो उसको खारिज करने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आसाम का, गुवाहाटी का, जहां पर उन्होंने सर्कुलर लाया, मेघालय हाईकोर्ट ने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया। तो ऐसा ही अभी एक मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर अभी है पेंडिंग। तो ऐसा भी जो ये लाएंगे तो अभी ठीक है। इनका क्या है कि इनका प्लानिंग थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसमें स्टेक्स बहुत है ना। और एक कॉमन मैन समझ ले इसमें करप्शन कितना है। एक छोटी चीज बताता हूँ कि एक मिनिस्टर एक सर्कुलर पे कितना कमा सकता है। जी अभी देखिए इन्होंने एक पब्लिक तो ले नहीं रही वैक्सीन। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैनेज करते हैं कंसर्न मिनिस्टर के इसको, वहां के जो टास्क फोर्स के लोग हैं उनको सबको मैनेज करके बोलते भाई एक आप सर्कुलर निकालो कि सारे टीचर को लेने लगाओ, आप एक सर्कुलर निकालो कि स्टूडेंट्स को लेने लगाओ। तो अब एक सर्कुलर निकालो। अब इंडिया में तो 135 करोड़ की आबादी है। अब ऐसा मान के चलो कि एक सर्कुलर निकाला, अभी वो कैटेगरी में चाहे टीचर है या स्टूडेंट, अभी अपने स्टूडेंट सपोज 30 करोड़ स्टूडेंट है, एक सर्कुलर निकाला कि स्टूडेंट ने लेने का। अब 30 करोड़ के 2 डोज कितना हो रहा, 60 करोड़। अभी ये क्या करते हैं, सर्कुलर निकालते और जल्दी जल्दी प्रेशर लाते कि 15 दिन के अंदर करो, 20 दिन के अंदर। तो क्या सरकार के पास में स्टॉक तो है नहीं, जैसा जो बोलते हैं जितना फोर्स, तो फिर आदमी भागेगा कहां पर, जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो वैक्सीन कितने की मिलती है, 1000 से 3000, मतलब कोई रेट बढ़ा के दे रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो 1000 2000 3000 जैसी मिलती है। मान के चलो एवरेज में 1000 की मिल रही। 5 करोड़ स्टूडेंट, 10 करोड़ हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 डोज का 10 करोड़ और 1000 रुपए की वैक्सीन। तो 10 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो कितना हो गया, 10,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, नेट बिजनेस। अब उसमें से उनका खर्चा बाजू में कर दो 1-2 हजार रुपया, 1-2 हजार करोड़, बच्चा 7-8 हजार करोड़ रुपया कुछ जो भी उनका हो रहा है। अब ये 8,000 करोड़ में से वो क्या करेंगे, ये जो टास्क फोर्स के मेंबर है इनको 500 करोड़ दे दो, मिनिस्टर को 1000 करोड़ दे दो, हो गया। लोगों की जान जाए मरे, साइड इफेक्ट हो, कुछ नहीं करने का हमको। ये कॉमन मैन आप अच्छी तरह से समझ ले, बाकी तो फिर क्या मर्जी है आपकी की जिंदगी है आपकी। तो ये एक पार्ट हो गया। अब मैटर यहां पे नहीं रुकने वाला है, ये भी समझ लो आप। अभी तो इनके मुंह को खून लग गया है ना। अभी इंडिया में तो 135 करोड़ बकरे हैं ना, तो अभी इनको कैसा हलाल करने का। तो बोले अभी देखो नया सर्कुलर, उनको करना ही क्या है, सारा उनका सब सारी दुकानदारी, कंप्यूटर, आर्टिकल लिखने वाले पेड डॉक्टर्स, रिसर्चर और अपने भ्रष्ट अधिकारी। हाँ बोले चलो नया बनाओ आर्टिकल। अभी क्या, वैक्सीन की लेने से जो इम्यूनिटी तैयार होती है ना, अभी चालू हो गया उनका नैरेटिव, वो 4 से 6 हफ्ते इससे ज्यादा नहीं रहती है। तो अभी 4 से 6 तो 1 से 1.5 बना। तो बोले फिर क्या है, अभी आपको हर 1.5 महीने में लेना है, मतलब एवरेज में महीने में 1 लेना है, साल की 10 से 12 वैक्सीन लेने की है। तो फिर कितने का हो गया वो, 135 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 270 करोड़ वैक्सीन। क्योंकि आप बच्चों को भी लेना पड़ेगा, उनके डॉक्टर रेडी है न्यूज बनाने के लिए, बच्चों को भी लेना पड़ेगा। तो अभी हो गए 270 करोड़, जो भी होगा उसमें 250 करोड़ लोगों को देना है वैक्सीन। अभी 250 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो वो हो गया 2.5 लाख करोड़ महीने का। अगर महीने को 1 वैक्सीन हुआ तो 2 डोज मतलब ठीक है, 2 महीने का 2.5 लाख करोड़। तो फिर ऐसा 12 महीने का कितना हो गया, वो आप कैलकुलेशन करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या प्लान है। तो ये तो, और सिर्फ पैसा उनका प्लान नहीं है। और एक बात बताता हूँ, देखिए हमारे देश में घोटालों की तो कोई लिमिट नहीं थी, कोयला माइंस ये वो ऐसे कई घोटाले हुए। उसमें देखिए घोटाला जो भी किया किसने, अगर मतलब 10,000 का भी गुनाह किया तो सजा है उसको, और गुना ही है भाई, पब्लिक का पैसा है। लेकिन इन्होंने जो भी 50,000 करोड़ लाख करोड़ के किए ना, वो घोटाले पे मतलब उतनी सीरियस नहीं थी जो ये घोटाला है। क्योंकि ये घोटाले में क्या है कि हर एक की जान से खेला जा रहा है।
आपकी नेचुरल इम्यूनिटी खराब करने का प्लान है। और तीसरी बात, आपको फिर बाद में आपकी पूरी मूवमेंट ये सब पूरा रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पासपोर्ट रखना पड़ेगा, बाद में उसमें आपके पूरे डेटा दिखते रहेंगे कि आपने कब वैक्सीन लिए, क्या लिए। अच्छा, सब वैक्सीन लेके भी तुमको मास्क लगाना ही है वैक्सीन लेके तुमको सब सोशल डिस्टेंस, ये वो सब। और जिस दिन इनके मन में आया, अरे यार पब्लिक थोड़ी जरा ज्यादा फ्री हो गई कि बस अरे नई वेव आ रही, टेस्ट बढ़ा दो, वेव आ गई, फिर वो सब करके फिर इनको लोगों को कंटिन्यूस गुलाम बना के रखने का है। ये इस तरह का इनका प्लान है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसा वहां से आके इंडिया में पैर फैला के इंडिया पे 150 साल राज किया और हमको गुलाम बना के रखा, ये वैसा ही प्लान है। जल्दी समझ जाए तो बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो जैसे अभी प्रॉब्लम का विश्लेषण जो आपने बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से किया, अब जैसे खासकर हमारे जो दर्शक हैं वो काफी लंबे समय से इन चीजों को समझ रहे हैं, तो वो समझ तो गए हैं, लेकिन अब बात वहीं आ रही है कि समस्या जो आपने बताया कि लाखों करोड़ों रुपए के चाहे धंधा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे अपनी पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि इनको रोकना संभव भी है? अगर जो आप कानूनी प्रक्रिया की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे एक मैं पॉइंट याद दिलाऊंगा आपको, जो प्रशांत भूषण जी हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कुछ इसी तरह की पिटीशन या रिट्स फाइल की है, तो उनकी शायद पिटीशन को लिस्ट तक भी नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि भी इन्होंने जानबूझ करके इग्नोर इस चीज को कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल, इस तरह की संभावना बन जाती है कि जो लोग इतने बड़े लेवल पर मुनाफा कमा रहे हैं, या जिन लोगों का ये पूरा षड्यंत्र है, उन लोगों ने जैसे पॉलिटिशियन को सबको खरीद रखा है, तो क्या मतलब ये भी संभावना है कि भी कोर्ट है, चाहे वो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के, पूरी न्यायपालिका को भी अगर वो कंट्रोल में करना चाहें तो पैसे तो वो उन्हें दे करके भी करा सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि मतलब वो उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, या फिर शायद कोई उम्मीद बची हुई है हमारी न्यायपालिका से कि हाँ शायद इनको कुछ सबक मिल सकता है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा है। अभी देखिए, सबसे पहली चीज, कभी जिंदगी में बुराई सच्चाई पर नहीं जीत सकती, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इतना ख्याल में रखना। एक दूसरी चीज, करप्ट जजेस भी है लेकिन अच्छे जजेस भी है। अभी आपको अच्छे जजेस का बेस्ट एग्जांपल आप मेघालय गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट देख लीजिए, उन्होंने सरकार के ऐसे ऑर्डर खारिज कर दिए, तो वो कोई विषय नहीं है। अभी बुरे जजेस तो ऐसे मतलब कई होकर गए, मतलब शमित मुखर्जी थे दिल्ली हाईकोर्ट के जज, पैसे ऑर्डर पास करने के लिए पैसे लेते हुए पकड़े गए, 13 दिन का पुलिस कस्टडी हुआ था जज का हाईकोर्ट के। तो वो एक विषय है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस थी निर्मल यादव, उन्होंने भी ऑर्डर देने के लिए 15 लाख रुपए कैश मांगा था, उनके घर में देते समय वो आदमी पकड़ा गया, उनके ऊपर चार्जशीट हुई, ये हुआ। ऐसे कई केस है। ये अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शुक्ला जो थे, उनका भी सब स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुआ, उनसे पूरे काम निकाल लिए थे। ये जजेस करप्शन भी करते हैं, लेकिन अगर जनता जागरूक है तो जज को भी जेल होती है। तो इसकी चिंता नहीं करने की। देखिए, हमारा लॉ ब्यूटीफुल है, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत बढ़िया है, सिर्फ हमको जरूरत है जागरूक होने की और सही जगह पर वार करने की। इतना ख्याल में रखने का कि बेसिक कॉमन सेंस के अगेंस्ट अगर जज ने ऑर्डर किया, देखिए हमारे लॉ में कैसा है, कोई भी जज लॉ के फ्रेमवर्क में काम कर रहा है तब तक जज है, रिस्पेक्टेबल है। लॉ उसने तोड़ा, लॉ के फ्रेमवर्क के बाहर गया, किसी आरोपी को मदद करने के लिए कोई ऑर्डर पास किया, तो जज के ऊपर भी आईपीसी 218, 219, 409 ऐसे कई प्रोविजंस है जिसमें जज को मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशन में 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो वो भी लॉ है। तो ऐसा मान के चलिए, एक आधे जज को, 2 जज को, 4 जज को इन्होंने खरीद लिया है, लेकिन इस बार उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर, अगर जो भी किया है ना, तो उन्होंने मानकर चलने का कि इस बार रॉन्ग नंबर डायल किया है। ये जहां वो जाएंगे उसमें बाय गॉड्स ग्रेस अपने लोगों की टीम उनसे एक क्या 100 कदम आगे ही रहेंगे। वो एक करेंगे, हम 100 करेंगे, और कोई नहीं, जो भी गलत करेगा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और एक बताता हूं मैं, देखिए
पर्सन सेंट्रिक ना रहते हुए सिस्टम सेंट्रिक रहना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने वो बात सुनी कि तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माता के लिए बोलते हैं। तो वैसा ही हमारा एक, हम इस मातृभूमि के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कल चल के हमारे में से कोई अच्छा काम कर रहा है, ये लोग उसका मर्डर करा देंगे, या जो भी विषय है, काम नहीं रुकेगा और रुकना भी नहीं चाहिए। इसीलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना योगदान देके और बस यूनाइटेड तरीके से ये चालू कीजिए आप, ये दिखाना कि हम बेवकूफ नहीं है। बस पब्लिक को ये बताना है सबको हम बेवकूफ नहीं है। तो फिर कैसा है कि उनका भी कॉन्फिडेंस टूटता है सामने वाले का। उनको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब पहले क्या होता था, कई बार ऐसा चलता था, एक आधा चीज ऑर्डर दे देता था, लोगों को क्या समझता है, इधर की उधर की लैंग्वेज घुमा दिया, हाई फाई उधर के इंग्लिश के वर्ड, लॉर्ड बेंथम ने ऐसा बोला, नहीं उसने वैसा बोला, सब बना के सब करके कर दिया, ये सब चल जाता था। लेकिन हमने कई जजों के खिलाफ में हमने भी कंप्लेंट फाइल किया है, हमको कंटेम्प्ट के नोटिस भी आए हैं, जो भी हुआ है। लेकिन लॉ बहुत क्लियर है कि जज ने अगर गलत ऑर्डर किया तो जज को भी सजा हो सकती है। तो इसके लिए इसकी चिंता नहीं करने की, अगर ऐसा कोई करेगा जज, तो जो उसका जज का भी उसको जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सिर्फ हमको जरूरत किस चीज की है, हमको बस मासेस चाहिए, लार्जर सपोर्ट ऑफ पब्लिक चाहिए। वो जब पब्लिक जब ज्यादा जागरूक हो गई ना, तो फिर जैसा कि अभी सनलाइट आ गया, सूरज की रोशनी आ गया, अंधेरा अपने आप हट जाता है, वो उनकी पावर कम हो जाती है, शैतानी ताकतों की पावर कम हो जाती है। अच्छा सर, जैसे अभी आप बहुत अच्छा लगता है कि आपसे चूंकि सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, आप जो भी तरीके बता रहे हैं या फिर ग्राउंड लेवल पर काम तो कर ही रहे हैं। अब चूंकि आप बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा जैसे बाकी के जो और वकील वगैरह हैं या एडवोकेट्स हैं, क्या वो भी बड़ी संख्या में अब इसी मुहिम में साथ आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो खैर काफी सारे, आपका भी जो नाम पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे एडवोकेट्स का कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं थी कि वो कुछ इसके लिए हम लड़ाई में हमारे साथ दे। तो एडवोकेट नीलेश ओझा जी के अलावा भी बार काउंसिल के कुछ और एडवोकेट्स हैं इस मुहिम में शामिल या आना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं मेक इन इंडिया मूवमेंट की तरफ से या फिर षड्यंत्र के खिलाफ? जी नहीं, हमारी इंडियन बार एसोसिएशन है हमारा, तो इंडियन बार एसोसिएशन के तो सभी मेंबर साथ में ही है। इसके अलावा भी मतलब कई लोग ऐसे हैं, कई वकील ऐसे, वो अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी लड़ रहे हैं। मतलब क्या है, ठीक है, आगे चल के एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाएंगे, हम लड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी देखिए, अभी प्रशांत भूषण जी है, उनका हमारे उनके वैचारिक मतभेद है कुछ मामलों में, लेकिन वो लड़ रहे हैं ना, वो भी तो उनके लेवल पे कर रहे हैं, तो उनके अच्छे कामों में हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ठीक है, जब हमको कुछ विषय लगा था, कश्मीर मुद्दा या जो भी मुद्दा, तो हमने उनके खिलाफ भी किया था। लेकिन ये मुद्दे में सब एक साथ है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सी थॉट्स रूल द वर्ल्ड। महान व्यक्ति वो है जो ये चाहे कि विचारों की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी से रिपीट किया था। और दूसरी चीज, वो कोलिन गोंसाल्विस साहब है जो सीनियर काउंसिल है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, उनके भी एडवोकेट्स का बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वो लोग मेरे ख्याल से अराउंड 300 एडवोकेट, उन लोगों ने वो पिटीशन फाइल किया था। तो ऐसे एडवोकेट्स बहुत है। सिर्फ क्या है, धीरे धीरे उनको एक मतलब मैसेज जाएगा, समझ में आएगा। मैं खुद का मेरा प्रॉब्लम बताता हूँ। आज से 3 महीना पहले मुझे वैक्सीन का इतना कोई नॉलेज नहीं था। वो तो अमेरिकन मूवमेंट के अंबर कोरी जी और इहान जी सब आकर रोज मुझे लेक्चर दे के मुझे ट्रेंड किया उन्होंने। तो फिर और दूसरी बात, सेकंड प्रॉब्लम क्या था कि वो बेहतर आपको बता पाएंगे कि मेरा क्या था, ओवरबर्डन विद द वर्क है कि ऑफिस जो प्रोफेशनल हमारे कमिटमेंट से बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अभी थोड़ा सा तो हमको बलिदान करना पड़ेगा, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर मैंने काम थोड़ा कम करके फिर इसमें आके भी हमने शुरू किया। तो कैसा है, वकील भाइयों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस लड़ाई में, अभी ये वार पहले से वार नहीं कि आप हाथ में हथियार लेकर आपको लड़ना है। ये सारे वार जो है कागज और पेन के है, और बस तो आपका, हाँ, और दूसरा हमारा हथियार है हमारी वाणी। तो शास्त्रार्थ के वार है ये सभी। ये मतलब जब पहले होते अष्टावक्र जी के वगैरह जमाने में शास्त्रार्थ होता था, जो जीतेगा वो जीतेगा।
तो उस तरह के वार्स है, लेकिन है बहुत पॉजिटिव पिक्चर है। सिर्फ जैसा जैसा लोगों को समझते जा रहा है, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और ये हमेशा बढ़ती रहेगी। उसका एक सिंपल रीजन है, और सब लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर का माउस है, ये है माउस, तो अभी इसको कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि ये मारुति कार है, अभी वो अपना कितना भी ये बढ़ा ले, आपको घुमा फिरा के बताए, लेकिन कितना देर बेवकूफ बना सकता है। तो झूठ का तामझाम बहुत रहता है, लेकिन उम्र उसकी बहुत छोटी रहती है। सच को तकलीफ जाती है, लेकिन मतलब वो जीतता वही है। और एक बताता हूँ, जिस समय हमको हमारे प्रयास करने, भगवान क्या कहता है कि आप आपका प्रयास पूरा करो, कर्म करता जा फल की चिंता ना कर। प्रयास आपने पूरा करने का, बाकी भगवान पे छोड़ने का, तो वो गॉड है फिर। और लास्ट में मेरे लाइफ के कई एग्जांपल ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते उस तरह से गॉड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मदद करता है। क्यों पता है? क्योंकि संसार का निर्माता वो है, सृष्टि के चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। तो हमारे अगर अच्छे लोगों को वो पराजित होने देगा, तो या मतलब अगर अच्छा है कि हाँ होगी, तो ये उस गॉड का निजाम, उसका मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा ना। तो गॉड हाँ थोड़े दिनों के लिए तो तकलीफ देगा जरूर भगवान हमको, क्योंकि हम लोगों के पाप बहुत है। हमने कई बार हमारे स्वार्थ में कई अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। कई बार हमने मतलब हमारे से भी कई गुनाह हुए हैं, हम अपने स्वार्थ में रह गए अपने इसमें। तो उसका जो नेचर है, नेचर में क्या, जो बोएंगे वही पाएंगे। जैसा कबीर जी का दोहा है, करे बुराई सुख चाहे पावे कैसे कोई, बीज बबुल का बोया आम घास से हो। तो जो सबके कर्म है हमारे लोगों के, मतलब हमने करने का, हमारे फैमिली में भी यही सिखाने का, बच्चे को बोलने का, भाई तेरा तू खुद का देख, तू और दूसरे से ज्यादा देखो मार खाना चाहिए, दूसरे से तो आगे जाना चाहिए। ये नहीं सिखाया कि बेटा तुझे समाज के लिए भी करना है। तो ये जो लोगों के ये हुए ना, तो उसके कर्मों के भोग तो थोड़े भोगना ही पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर जैसा है कि जुल्म का हद से बढ़ना भी जरूरी है, ऐसे ही आएंगे इनकलाबात। क्या तो इनकलाब तो तभी आएगा ना, जुल्म थोड़े से बढ़ेंगे तभी आएगा, तभी ये गलत इसका नाश होगा और नया सृजन होगा। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, जीतने वाले हम ही है, इतना ख्याल रखना बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो सर इस वीडियो के अगर कंक्लूजन की बात करें, तो एक सरल भाषा में मैं एक बार फिर से इस प्रश्न को जरूर उठाऊंगा, जो कि शायद दर्शकों को काफी उम्मीद है इसी प्रश्न के उत्तर के जानने की। एक कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी चाहे तो कंपनी फोर्स कर रही है, चाहे वो कॉलेज में फोर्स किया जा रहा है, उसके पास क्या क्या एक्शन है। तो एक सरल प्रोसेस, हालांकि कुछ वीडियोस में आपने उनको जिक्र भी किया है, बट मैं चाहूंगा एक बार फिर रिपीट कर दें कि कोई भी व्यक्ति यदि फोर्सफुली वैक्सीनेशन से बचना चाहता है, क्या क्या प्रोसेस उसको अपनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में अगर आप एक बार रिपीट कर देंगे तो दर्शकों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसके लिए जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर इसका नोटिस का फॉर्मेट है, वो नोटिस सीधा आपके कंपनी को दे देने की आपने कि ये हाँ आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, वन थिंग। और आप कर रहे हो मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हो। मैं तो बोलता हूँ हर आदमी क्या करे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक नोटिस वो कंपनी को और एक नोटिस स्टेट के अथॉरिटी को दे। स्टेट की अथॉरिटी मतलब स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या स्टेट का चीफ सेक्रेटरी हो, सबको दे कि जब ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, फिर भी ये व्यक्ति मुझ पर फोर्स कर रहा है, मतलब ये सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गुनाह कर रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ इस देश का कोई भी व्यक्ति, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अगर काम करेगा तो वो 1 साल की सजा का हकदार रहेगा। उसमें स्पेसिफिक लिखा है। तो वो 51B की तरह आप गुनाह कर रहे हो करके एक नोटिस दे देने की। कोई भी आप लोकल एडवोकेट से बात कर लीजिए, उसके थ्रू एक नोटिस दे देने की, आप खुद भी दे सकते हो। वो नोटिस देने के बाद में उसका लॉ ऐसा है कि वो समझदार है तो खुद ही वो खुद का लेटर विड्रॉ कर लेगा, कंडीशन विड्रॉ कर लेगा। नहीं है तो आपको 30 दिन के अंदर में कॉज ऑफ एक्शन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाकर कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में कंप्लेंट सिर्फ गवर्नमेंट का ऑफिसर फाइल कर सकता है, लेकिन अगर आपने एक नोटिस दिया तो आपको भी वही राइट प्राप्त होता है, 30 दिन का आपको नोटिस देना जरूरी है। और उसको आप इमरजेंसी में कोर्ट को बता सकते हैं कि 30 दिन का दिया था मैंने नोटिस, लेकिन अभी तुरंत मुझे आवश्यकता है, तो आप ये इसको आगे का ऑफेंस रोकने को बोलिए। और आप पुलिस को जाके बोल सकते कि वो ये ऑफेंस कर रहा है, आप उसको ऑफेंस रोकने को बोलो, ऑफेंस रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। तो ये एक आपको एक सिंपल हो गया। दूसरा एक वो नोटिस का हो गया। तीसरा ऑप्शन है अपने को फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसा कि एक योगेंद्र करके आर्म फोर्स के ऑफिसर थे, तो उनको उन्होंने फोर्स किया, बोले नहीं तो आपको जॉब से निकाल देंगे, नोटिस दिया उनको शो कॉज। उन्होंने वो नोटिस को चैलेंज किया, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया नोटिस को, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसकी इच्छा नहीं लेने की एक्शन, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। तो ऐसा गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये एक इसका शॉर्ट में समरी ऐसा है। जी आई थिंक नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होगी। जी आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ अभी आपका थोड़ा सा ये हैंग हो रहा था। हाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां तो दे ही दी हैं, उसके अलावा काफी सारे सवाल थे, उनके भी जवाब हो चुके हैं। वीडियो भी काफी लंबी तो हो ही चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले आप अगर कुछ लास्ट मैसेज आपका हो दर्शकों से तो वो जरूर कह सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि और कुछ प्रश्न होंगे तो मैं अगली वीडियो में फिर से, आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा समय और निकालेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को अंत करेंगे और आपके लास्ट मैसेज के साथ। जी सर। बस लास्ट मैसेज यही है कि उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुददार नहीं। ये देश जले और हम कुछ ना बोले, हम ऐसे गद्दार नहीं। तो हर व्यक्ति अपना देशभक्ति का फर्ज अदा करे, यही अपना लास्ट मैसेज है। और आशुतोष राणा जी की वो कविता आप सुन लीजिए कि ए भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सब 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। तो सारे राम दुर्गा सब जागो और ये पापियों के खिलाफ में खड़े हो जाओ। धन्यवाद। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।